सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए क्योंकि 11 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाती है वर्ल्ड माउंटेन डे यानी विश्व पर्वत दिवस। और चूंकि पर्वतों की जब बात चलती है तो जयशोधरात्री एक ऐसा नाम है जो कई चोटियों को फतेह कर चुकी है और पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का परचम लहरा चुकी है। कैसा लगता है जब विश्व पर्वत दिवस की बात होती है तो? पर्वत दिवस की जब बात होती है तो मन में पर्वतों के लिए और ज़्यादा सम्मान जाग जाता है कि हमारे पर्वतों के लिए भी उनका भी ध्यान रखने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। और हम जब पर्वतों पे जाते हैं तो हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि वहाँ की जो वहाँ का जो पर्यावरण है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो हमारे साथ कचरा रहता है वो हम कोशिश करते हैं कि पूरा हम साथ में नीचे लेके आएँ, पर्वतों को गंदा ना करें। वहाँ जो रहने वाले आस-पास जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनकी अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो वो भी हमारा प्रयास रहता है जब हम पर्वतों पे जाते हैं। और आप उन महिलाओं में अपना शुमार रखती हैं जिनकी उम्र 55 साल है लेकिन जज़्बा कम नहीं हुआ है और 55 साल की उम्र में भी वो माउंट एवरेस्ट को फ़तह करने का एक बड़ा काम करती हैं। कितना फ़ख्र महसूस होता है जब वो माउंट एवरेस्ट को आप फ़तह करके आती हैं और 2017 से जब आपकी पर्वतों पर चढ़ने की यात्रा शुरू होती है, क्या मन में आपके ख़्याल आते हैं? जब मैंने 2017 से पहली बार सोचा था कि मुझे पर्वतों पे जाना है और जब मैंने 55 की उम्र में माउंट एवरेस्ट फ़तह कर लिया, तो उस समय जो मेरे मन में ख़्याल आया वो ये था कि मैंने अकेले इस माउंट एवरेस्ट को फ़तह नहीं किया है। ये उन सब महिलाओं ने फ़तह किया है जो अपने सपनों के लिए जंग लड़ रही हैं या लड़ते हुए उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। ये उन सब महिलाओं को रिप्रेज़ेंट किया था मैंने माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का एक फ़क्र और है कि मैं मेरे बाद मतलब मेरे साथ में जो है दुनिया की 22 महिलाएं हैं सिर्फ ऐसी जिन्होंने 55 साल से ऊपर की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फ़तह किया है। मैं 23वीं महिला हूं जिसने 55 साल से ऊपर में माउंट एवरेस्ट फ़तह किया है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत फ़क्र की बात है। इसके लिए मैं सभी मेरे मिलने वाले जिन्होंने मुझे इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। 23वीं महिला हैं आप दुनिया की लेकिन भारत की पहली हैं। हाँ, मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने इस उम्र में माउंट एवरेस्ट को फ़तह किया है। जी। आपकी इस पर्वतीय यात्रा की कुछ बातें हम और करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड माउंटेन डे की जो थीम है इस बार की। ज्योति जी उसके बारे में कुछ बताएँ कि ये थीम क्या है और क्या मैसेज इसके माध्यम से दिया जा रहा है? जो इस बार की पर्वत दिवस की थीम है, उसका उद्देश्य जो है वो पर्वतीय समुदायों को नवाचार, अनुकूल रणनीतियों और युवाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से उनका भविष्य जो है उसको भविष्य को अग्रसर करने का है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और जैव विविधता संरक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए ही यह थीम महत्वपूर्ण है। नवाचार के तहत तकनीकी प्रगति और रचनात्मक समाधान शामिल हैं, जिसमें डिजिटल समाधान है, जलवायु स्मार्ट इरिगेशन जो है उसके लिए काम का है। और इसी में जो है अलग-अलग पहलुओं पे इस पे काम किया जाता है, जिसमें पर्वतीय समुदायों की पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक अधिक टिकाऊ और लचीला भविष्य सुनिश्चित किए जाने का इस के तहत कार्यक्रमों में इनको किया जा रहा है। तो मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है और निश्चित रूप से पर्वतारोहियों के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन हो जाता है जब वर्ल्ड माउंटेन डे आता है 11 दिसंबर को। वैसे भी हमारे जो भारत में है पर्वतों को पवित्र माना जाता है। हम उसको देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। उसका यही कारण था कि जब हम किसी देवता को पूजते हैं तो वहाँ हम गंदगी नहीं करते हैं, वहाँ साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही कुछ कारण पुराने हमारे लोगों के रहे होंगे कि हमने पर्वतों को देवता माना है। और पर्वत ही हमारी लाइफ़लाइन है क्योंकि वहाँ से हमको जो पीने का पानी मिलता है, स्वच्छ पानी जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हमारी वहाँ से निकली हुई हैं। तो इस दिन का बस यही महत्व है कि हमको वहाँ के पर्यावरण को संभालना है, वहाँ रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाना है। यही उद्देश्य है पर्वत दिवस का।
चलिए, ये उद्देश्य वाक़ई बहुत महत्वपूर्ण है और आप लगातार इस दिवस को सार्थक करती आ रही हैं और हमारे लिए फ़ख्र की बात ये है मतलब भोपाल की बात करें तो भोपाल के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात ये है कि यहाँ से मेघा परमार, भगवान सिंह और भावना डेहरिया जैसी और उसके बाद ज्योतिरादित्य जी का नाम भी जुड़ गया है माउंट एवरेस्ट को फ़तह करने में। ये क्या संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से महिलाओं का वर्चस्व लगातार पर्वतारोही के रूप में सामने आता जा रहा है? जी, और जब मैंने 55 वर्ष की उम्र में किया है, तो मुझसे काफ़ी 50 साल से उम्र की महिलाओं के मेरे पास में मैसेज आए हैं, कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू आए, कुछ फ़ेसबुक के थ्रू आए हैं। तो करीब ऐसे 4 से 5 महिलाएँ हैं जिनको मैं तैयार कर रही हूँ माउंट एवरेस्ट के लिए। उसमें से दिल्ली की एक जो हैं मीनू नाम है उनका। उनका तो शुरू भी हो गया है और उन्होंने अभी नेपाल में एक 6400 मीटर की चोटी चढ़ के आई हैं। और इन चारों पाँचों महिलाओं का 2026 में माउंट एवरेस्ट फ़तह करने का सपना है, जिसमें मैं उन लोगों की सहायता कर रही हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मेरे करने के बाद उन लोगों के मन में कहीं न कहीं ये मन में बसा हुआ था कि हमको करना है, लेकिन उम्र उनके आड़े आ रही थी। पर जब उनको लगा कि जब मैं 55 वर्ष में कर सकती हूँ, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं और उन लोगों को मैं तैयार कर रही हूँ। और मेरा ये संदेश है कि अगर किसी को भी करना है, तो मैं सभी को बिना किसी फ़ीस के लिए और मैं उनके लिए ट्रेनिंग दे सकती हूँ। लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात ज्योति जी ने कह दी है, तो जो श्रोता प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो वो उनके लिए मैं बता दूँ कि निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए ज्योति रात्रे जी तैयार हैं, तो आपका बस जज़्बा बुलंद होना चाहिए क्योंकि आपको फ़तह करना है कई ऊँची चोटियाँ। जी, और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम आज पर्वत दिवस के दिन ये संकल्प लें कि पर्वतों और उनकी सुंदरता को हम बनाए रखें और इस सुंदरता को बनाने में हमारा जितना भी योगदान हो सकता है, वो हम करें। पर्वत केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, अब जीवन का अभिन्न अंग है और ज़ाहिर है कि पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए पर्वतों का अपना एक अहम योगदान रहा है। ज्योति जी आप लगातार कोशिश करती रही हैं, 2017 से आपने प्रयास किया और आखिरी में आपका अभी हाल ही में जो मकाम पूरा हुआ माउंट एवरेस्ट का है और लेकिन फिर आप दूसरे पड़ाव पर अब जाने के लिए तैयार हो गई हैं, जब आप अंटार्कटिका की सबसे ऊँची चोटी पर जाने का मन बना चुकी हैं और उसके लिए आपकी तैयारी भी चल रही है। बताएँ कि अंटार्कटिका में आप कहाँ जाएँगी और कौन-सी चोटी वो आपकी होगी? कितने किलोमीटर उसका फ़ासला है और इसके लिए क्या तैयारी चल रही है? मेरा जो लक्ष्य है वो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियों को फ़तह करने का है और उसमें से मैंने 5 फ़तह कर ली हैं। ये मेरा 6वां पड़ाव है जो कि अंटार्कटिका है, साउथ पोल के पास में है। यहाँ की जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम विंसन मैसिव है, जो 4800 लगभग 95 जी। मीटर है। और वहाँ का सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो मौसम है। हुँ, वहाँ -30 से -60 के बीच में मौसम रहेगा। दूसरा मौसम भी का भी कोई निश्चित नहीं है, कभी भी वहाँ तेज़ हवाएँ और बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तीसरा चैलेंज है वहाँ का दिन रहना, 24 घंटे हम दिन में ही रहेंगे, वहाँ रात नहीं होगी। हुँ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से है कि जब रात होती है तभी वो आराम करने की उसमें आता है। तो वहाँ हमको नींद लेना भी एक चैलेंज की तरह रहेगा। देखते हैं कैसा होता है। एक और चैलेंज है कि वहाँ हमको अपना पूरा सामान स्लेज पे लेके जाना है। अभी तक हम कंधों पे अपना सामान उठा के लेके जा रहे थे। तो अभी मेरी उसी की प्रैक्टिस चल रही है। हमारा भोपाल इन सब के लिए बहुत अनुकूल है। हमारे पास मनुआ भान की टेकरी है जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहीं पर मैं कमर पर करीब 15 से 20 किलो वज़न बाँध के उसको लेके जाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वाह, वाह, वाह! तो आप मतलब पूरी तैयारी करके मतलब वहाँ अंटार्कटिका पहुँचेंगी। अंटार्कटिका के बारे में जैसे बताया कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। कुछ और उस इलाके के बारे में बताएँ ताकि आप हम श्रोता भी जान सकें कि ये कितनी चुनौतीपूर्ण एक यात्रा होगी। चुनौतीपूर्ण तो सबसे पहला तो यही है कि जब हम चिली से आगे बढ़ेंगे, चिली का जो एयरपोर्ट है पुंटो एरिना है, जहाँ हम पहुँचेंगे भोपाल से और उसके बाद जिस फ्लाइट से हम बैठेंगे वो हमको ग्लेशियर पे उतारेगी। तो ये भी एक बड़ा रोमांचक रहेगा जी, जी। और ख़तरनाक भी उतना ही है। और वहाँ से जब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी तो वो करीब 6 से 7 दिन का रहेगा हमारे लिए। इसमें बीच में क्रेवैसेस भी हैं,
जिनसे हमको बच के निकलना पड़ेगा। तो हर पर्वत की अपनी कठिनाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आपने माउंट एवरेस्ट कर लिया है तो आप सब कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर एक बार माउंट एवरेस्ट कर लिया है तो अगली बार आपके लिए सब कुछ ईज़ी हो जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं है। और जो साउथ पोल है तो सभी ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि हमारे 2 ध्रुव हैं। तो ऐसे ही जब मेरा एक और बचा हुआ है अलास्का वाला, तो वो मई में होगा, क्योंकि नॉर्थ जो पोल है उसमें मई वाले महीने जो 6 महीने होंगे तब वहाँ पर दिन रहेगा। तो अगला मेरा वही रहेगा। तो यहाँ के चैलेंजेस अलग ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कभी 24 घंटे का दिन नहीं देखा है, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी रोमांचकारी रहेगा। तो आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किन-किन कठिनाइयों का हमने सामना किया है। अभी तो जितना पता है वो यही है कि हमको मौसम से भी फ़ाइट करनी है, वहाँ के टेम्परेचर से फ़ाइट करनी है, दिन भर के दिन को देखना है कि उसमें हम कैसे आराम कर पाएँगे। जी। और आपकी बातें सुनकर हम भी रोमांचित हो रहे हैं क्योंकि जिस कंडीशन को आपने बयाँ किया है कि अंटार्कटिका में इस तरीके का माहौल होता है, वाक़ई रोमांचित करने वाला है। लेकिन फिर भी हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। ज्योति जी, पर्वतों पर जाने की आपकी यात्रा कब खत्म होगी? मतलब और कौन-सा पड़ाव आपने तय करके रखा है? क्योंकि आपने 5 महाद्वीप तो कर चुकी हैं, उसके बाद और कहाँ तक पहुँचना है? सर, मेरा 7 महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटी फ़तह करने का लक्ष्य है। तो वो करने के बाद देखते हैं कि आगे कहाँ ज़िंदगी ले जाती है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, तब भी कभी मेरे मन में ऐसे कोई बचपन वाले विचार या कोई बड़ी ख़्वाहिश लेके मैं बड़ी नहीं हुई थी। अचानक से दिमाग में आया था और ये कर लिया। अब देखते हैं कि इस लक्ष्य के बाद कहाँ लेके जाता है मेरा मन, तो फिर हम उस पे चर्चा करेंगे। वैसे आपकी रोज़ाना की दिनचर्या क्या होती है? क्योंकि जब एक बार आप पर्वतों पर होकर आ गई हैं और सबसे बड़ी ऊँची चोटी को फ़तह करके आ गई हैं, तो अब रूटीन में भी कभी-कभी भोपाल में भी आपको ऐसा मन करता होगा कि मैं इतनी लंबी यात्रा करूँ तो फिर आपने रोज़ाना का किस प्रकार का अपना एक दिनचर्या बना रखी है? सर, एकदम फ़िक्स दिनचर्या तो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना एक बिज़नेस भी है। तो बिज़नेस की वजह से बहुत बार मेरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। पर फिर भी सुबह उठ के मेरा आधा से पौन घंटा 45 मिनट तक मेरा या तो रनिंग रहता है या वॉक रहता है या मनुआ भान की टेकरी पे कुछ एक्सरसाइज़ रहती हैं। उसके बाद मैं अपने घरेलू काम करती हूँ। तो मेरे घरेलू काम में भी मेरी एक्सरसाइज़ शामिल है, क्योंकि अगर पर्वतारोहण करना है, तो हमको दिन में 4 से 5 घंटे की एक्सरसाइज़ ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पर्वतारोहण में हम 10 से 11 घंटे चलने का कई बार हमारा रहता है। तो उसके लिए शरीर को उसी हिसाब से ढालना होता है। तो इसके लिए मेरे पास में एक जैकेट है जिसमें 10 से 12 किलो तक वज़न होता है, और उसको मैं पहन के अपने घरेलू काम करती हूँ। और जब कभी मुझे अपने बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाना होता है, तो मेरे पैर में 2-2 किलो के वेट लगे होते हैं, ताकि वहाँ पर जो जूते होते हैं हमारे वो भारी होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती रहे। और इन सब के बाद में शाम को मैं जिम जाती हूँ, जो कि 1 से डेढ़ घंटे का मेरा वर्कआउट रहता है वहाँ पर। मतलब ये सब दिनचर्या में ढालने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करती हैं, अपने आप को स्फूर्तिवान, उत्साह से परिपूर्ण महसूस करती हैं। जी, बिल्कुल। मैं सुबह साढ़े 6 बजे से मैं रात को 11 बजे तक फुल्ली एनर्जेटिक रहती हूँ। कभी मुझे थकान का कुछ महसूस होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सपना ही ऐसा होता है, अगर आपने देखा है, तो वो आपको सोने नहीं देता जैसा बोला जाता है। तो वही कुछ रहता है कि मैं अपना लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता है, मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। बहुत ही आपके इस जज़्बे को हम सलाम करते हैं। अच्छा, आपसे जब बातचीत हो रही है तो बहुत सारे श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार जब उनके दैनिक जीवन में तरह-तरह की परेशानियाँ होती हैं, तरह-तरह के तनाव होते हैं, वो मन मार के या हार के बैठ जाते हैं। ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहती हैं कि ज़िंदगी को जीने का फ़लसफ़ा क्या होना चाहिए? किस प्रकार से वो ज़िंदगी को एक बेहतर ढंग से जी सकते हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि लक्ष्य एक तो बड़ा सोचें और लक्ष्य के पीछे पड़ जाएँ। तो जब हम किसी लक्ष्य को सोचते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया, तो हम छोटी-मोटी जो भी तकलीफ़ें हैं, वो साइड बाय हो जाती हैं। हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और वो वैसे ही निकल जाती हैं।
और मेरा मानना ये है कि अगर हम छोटी तकलीफ़ों में ही परेशान हो जाएँगे, तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? तो जो लोग परेशान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका लक्ष्य बहुत पक्का नहीं होता है और वो उन छोटी तकलीफ़ों को ही अपना लक्ष्य समझ लेते हैं और परेशान होते हैं। तो युवा वर्ग से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत छोटी तकलीफ़ों को से परेशान ना हों। जैसे हमारा लक्ष्य है और हम उसकी तरफ अगर ध्यान दें, तो वो छोटी तकलीफ़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य काफ़ी बड़ा होता है। तो बड़ा लक्ष्य सोचें और बड़ा लक्ष्य सोचेंगे तो नाम भी होगा, जैसा कि मैंने सोचा। तो कभी भी छोटी चीज़ों से ना घबराएँ, यही फ़लसफ़ा है और कहा जाता है जैसे कि रात के बाद दिन आता है, तो उन तकलीफ़ों के बाद में भी एक सुनहरा सुबह होगा और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो यही एक संदेश है। तो ये वाक़ई आपने बहुत ही अच्छी बात की है, यदि इसको आत्मसात कर लेते हैं, तो हम ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अच्छा जाने से पहले हम बातचीत आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस यात्रा में, जो कि अंटार्कटिका की होगी, कितनी टीम के आपके सदस्य होंगे साथ में और किस प्रकार का सपोर्ट उनका रहेगा? अंटार्कटिका की यात्रा में मैं मध्य प्रदेश से अकेले ही जा रही हूँ। लेकिन हमारे भारतवर्ष से कुल मिला के हम लोग 7 लोग जा रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों से हैं और अचानक हम लोग मिले हैं। धीरे-धीरे करके हमारा कारवां जुड़ता गया और हम 7 लोग फाइनल हुए हैं और हम सातों एक साथ ही जा रहे हैं भारत से और वहाँ जाकर भी हमारी टीम साथ में ही रहेगी। एक साथ ही हम लोग पूरा अ, जो हमारा लक्ष्य है, जो विंसन को सबमिट करने का, वो हम लोग पूरी टीम एक साथ ही करेगी। अच्छा, तो चलते-चलते आप विश्व पर्वत दिवस पर और क्या निवेदन करना चाहती हैं? हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं आपकी इस बातचीत को, वो किस प्रकार से इस दिन को देखें, किस प्रकार से इस दिन को सेलिब्रेट करें? सभी से मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि ना पर्वतों को चढ़ें तो कम से कम ट्रैक करके आएँ। हम पर्वतों के पास में होके आएँ, उनके बारे में जानें और पहुँचें और साथ ही सभी लोग इसी संकल्प के साथ जाएँ कि जब भी हम कभी पहाड़ों पे जाएँगे, तो हम उसको गंदगी नहीं फैलाएँगे और अगर वहाँ गंदगी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी सफाई में सहयोग करें। वहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। वहाँ रहने वाले जनमानस की जो भी हमसे सहायता हो सकती है, हम उसको करें। ये मेरा संदेश है और एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं जब विंसन से लौट रही हूँ, तो मैं इसी पर एक काम करने के लिए नर्मदा यात्रा कर रही हूँ। जो कि एक रूपई करके कंपनी है, उनके साथ में कर रहे हैं और ये यात्रा पूरी तरह पर्यावरण के लिए है। हम पूरे नर्मदा के किनारे के जंगलों का सर्वे करेंगे, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि किन जगहों पर जंगल का नुकसान हुआ है और उनमें हम कितना पौधारोपण कर सकते हैं, इस बारे में ये यात्रा है और ये 2 जनवरी से शुरू होगी, 22 जनवरी तक है और इसका मैं एक हिस्सा हूँ। धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पर्यावरण को बचाएँ, अपने पर्वतों को बचाएँ, तो हम बचेंगे। बिल्कुल, मतलब पर्वत यात्रा करने का एक मकसद ये भी है कि हम अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, उसके संरक्षण की तरफ प्रयास के लिए कदम बढ़ाएँ। ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारी आपसे हुई हैं। हम आपको अंटार्कटिका जाने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा भी हमेशा की तरह कामयाब रहेगी। इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी सुनने वालों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और यहाँ मुझे बुलाने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।